और मेरे सूरवीरों, कैसे हो। हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की, और हम पढ़ रहे हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बार के नवोदय एग्जाम में आने की जिनकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। और ये हिंदी मीडियम के लिए होगा। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश मीडियम का भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइएगा। और वीडियो पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलो फिर। और साथ ही साथ अपना एक दूसरा चैनल है पढ़ लिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वहाँ पर हम लोग एकेडमिक एग्जाम यानी क्लास 6 to 10 के एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ेंगे, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही बेसिक से सारी चीज़ें पढ़ेंगे। 1 अप्रैल से वहाँ पर भी नया बैच शुरू हो जाएगा क्लास 8 और 9th के लिए। ठीक है, तो चलो फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज जो है वो साइंस के 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी पॉसिबिलिटी 2022 के एग्जाम में आने के लिए है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। हर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो आ गया हमारा ये पहला क्वेश्चन आज का कि कौन सा सजीव नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके पास, और उसमें से हमको दिए गए हैं 4 ऑप्शन। ए दिया गया है बैक्टीरिया, बी पेचिस, सी शीशम की लकड़ी, या फिर डी शैवाल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा इनमें से सजीव नहीं है। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों ने सही पहचाना है कि इसका सही जवाब होगा सी, यानी कि शीशम की लकड़ी जो है ये सजीव नहीं है ना। लकड़ी है, अगर ये शीशम का पेड़ होता तो सजीव होता, लेकिन लकड़ी है इसलिए सजीव नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है इप्सम सॉल्ट किसे कहते हैं। इप्सम सॉल्ट। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं ए CaSO4, बी MgSO4 इंटू 7H2O, या सी BaSO4, या फिर डी CaSO4 इंटू H2SO4। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए कि इनमें से इप्सम सॉल्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा बी। ठीक है, बी इसका सही जवाब होगा। MgSO4 इंटू 7H2O इसका करेक्ट आंसर होगा। एक कॉपी पेन लेकर बैठिए और वहाँ पर नोट करते रहिएगा कि 31 से लेकर 35 तक के नंबर लिख लीजिए, और फिर देखिए उसमें आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी इकाई अन्य से भिन्न है, ये बताना है। इनमें से कौन सी इकाई है जो अन्य से भिन्न है। सभी लोग जवाब देंगे इसका, और आपके ऑप्शंस हैं ए जूल, बी है न्यूटन मीटर, सी है वॉट, या फिर डी है वॉट घंटा। चलो भाई सभी लोग इसका जवाब दो। इसका आंसर क्या होना चाहिए। इनमें से कौन कौन सी इकाई अन्य से भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा इकाई है वॉट, ठीक है ना, यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वॉट, ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब ये अगर आपने पढ़ रखा होगा तो जूल किसकी इकाई होती है। देखो जूल, न्यूटन मीटर, वॉट घंटा, ये किसकी इकाई होती है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और वॉट किसकी इकाई है। वॉट मैंने ये बता दिया कि यहाँ पर जो वॉट है ये बिल्कुल अलग होगा। ठीक है ना। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है नमक का रासायनिक सूत्र क्या होगा। नमक, साधारण नमक जो होता है, जो नमक हम खाते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या है। आपका ऑप्शन ए है NaHCO3, ऑप्शन बी है Na2SO4, ऑप्शन सी है NaNO3, या फिर ऑप्शन डी है NaCl। चलो इसका जवाब क्या होगा, सभी लोग बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। सभी लोग अपना अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा डी। काफ़ी सारे बच्चों ने सही जवाब दिया। इसका सही जवाब होगा डी NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 ओम, ठीक है, 2 ओम प्रतिरोध से 5 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित करने पर अंतरित ऊर्जा क्या होगी। 2 ओम प्रतिरोध से 5 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित करने पर अंतरित ऊर्जा क्या होगी। और इसका आपका कमेंट आंसर है, आपके ऑप्शंस ए है 9 जूल, बी है 9 इंटू 10 स्क्वायर जूल, या 9, सी है ऑप्शन 9 इंटू 10⁴ जूल, या फिर है 9 इंटू 10 क्यूब जूल। ठीक है, चलो आपके ऑप्शन है 9 जूल, 9 × 10⁻² जूल, 9 × 10⁻4 जूल, या फिर 9 × 10⁻3 जूल। चलो भाई सभी लोग इसका आंसर दो कि यहाँ पर 2 ओम प्रतिरोध से 5 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित करने पर अंतरित ऊर्जा क्या होगी। तो इसका सही जवाब होगा सी,
9 गुणे 10 की घात 4 जूल। ठीक है, अब इन सभी के बारे में अगर दिक्कत हो रही हो कि ये सब कैसे आ रहे हैं, तो इन सभी का जो सॉल्यूशन है वो भी आपको पढ़ लिया पर ही मिलेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जो भी यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसका आंसर आपको पढ़ लिया पर मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया गया है, समांतर रेल पटरियों पर दो रेल इंजन विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। यदि एक का वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उनके बीच आपेक्षिक वेग क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपने सुन लिया, फिर से सुन लीजिए कि समांतर रेल पटरियों पर दो रेल इंजन विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। यदि एक का वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उनके बीच आपेक्षिक वेग होगा। आपके ऑप्शन है ए 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, या ऑप्शन डी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो भाई सभी लोग बताओ कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखो अपेक्षिक वेग पूछ रहा ना, अपेक्षिक वेग, इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सोचो ये 40 और ये 60, जब भी अपेक्षिक पूछेगा तो दोनों को जोड़ देना। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि यदि दो वस्तुएं, ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है यदि दो वस्तुओं ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 किलोग्राम तथा 34 ग्राम हो तो उनमें क्या होगा। बी का जो जड़त्व तथा बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, या फिर बी ऑप्शन है ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा, ए का जड़त्व तथा बी के जड़त्व से अधिक होगा, बी है बी का जड़त्व ए के जड़त्व के बराबर होगा, या फिर डी है ए का जड़त्व तथा बी का जड़त्व शून्य होगा। चलो भाई इसका जवाब सभी लोग बताओ, इसका सही जवाब क्या होगा कि यदि दो वस्तुएं ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 किलोग्राम तथा 34 ग्राम हो तो उनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और ये रहे आपके चारों ऑप्शन। ठीक है, तो इसका जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए, बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। ठीक है, बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, क्योंकि जिसका भार ज्यादा होगा उसका जड़त्व क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग कितना हो जाएगा। ऑप्शन ए है आधा, ऑप्शन बी है दुगना, ऑप्शन सी है चौगुना, या ऑप्शन डी है चौथाई। चलो बताओ भाई कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या हो जाएगा। अब उसका अगर आप देखोगे तो उसका संवेग जो होगा, अगर पिंड का वेग आधा करोगे तो उसका संवेग भी क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, अगर वेग आधा करोगे तो उसका संवेग भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। चल अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि किसी स्थान पर सरल लोलक की लंबाई 1 प्रति मीटर है। ठीक है, और उनके दोलन का आवर्तकाल 2 सेकेंड है तो उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। ठीक है, एक सरल लोलक की लंबाई 1 मीटर है, प्रति मीटर नहीं है, ये हमारा क्या है, 1 मीटर है। ठीक है, और उनके दोलन का आवर्तकाल 2 सेकेंड है तो उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। आपका ऑप्शन दिया गया है ए 6.87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी दिया 9.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी दिया 8.87 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर डी ऑप्शन है आपका 5.87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका आंसर बताइए कि अगर किसी स्थान पर सरल लोलक की लंबाई 1 मीटर है और उनके दोलन का आवर्तकाल 2 सेकेंड है तो उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। चलो भाई सभी लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है। ठीक है, तो ये अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको ये पता होगा कि इसका जो मान होता है वो 9.8 के लगभग होता है। तो यानी यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा 9.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक लेंस की सामर्थ्य 4 डायोप्टर है। ठीक है, कितना है, एक लेंस की सामर्थ्य 4 डायोप्टर है, यहाँ क्या होगा। ऑप्शन ए 0.25 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा, या ऑप्शन बी है कि 0.35 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा, ऑप्शन सी है 4 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा, या 2 मीटर की फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा। चलो इसका जवाब क्या होगा। एक लेंस की सामर्थ्य 4 डायोप्टर है तो इसमें हमें सही ऑप्शन बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा।
ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा 0.25 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा। ठीक है, अगर लेंस का सामर्थ्य 4 डायोप्टर है तो 4 डायोप्टर का मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो ये 0.25 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है ना, 1/f लगाना हमको, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/f, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0.25 मीटर फोकस दूरी, और कैसा होगा, पॉजिटिव है तो इसलिए यहाँ पर ये अवतल लेंस होगा। ठीक है ना, 4 डायोप्टर है तो इसलिए यहाँ पर अवतल लेंस होगा। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न विधियों से प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है, विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूनों में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई गई, इसे जिस नियम की संपुष्टि होती है वो है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूनों में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई गई हैं। ठीक है, तो इसमें किस नियम की पुष्टि होती है। ऑप्शन ए दिया गया है गुणित अनुपात का नियम, बी दिया है द्रव्य की अनक्षरता या विनाशता का नियम, या सी है स्थिर अनुपात का नियम, या फिर डी है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। चलो भाई, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि जब किसी चीज़ में कोई रिएक्शन होता है तो मतलब जब उनके एक ही क्यूपर ऑक्साइड के नमूनों को जब देखा गया तो उनमें जो ऑक्सीजन का अनुपात, कॉपर और ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो एक ही है, मतलब इनके स्थिर अनुपात का नियम यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है पदार्थ के परमाणु के प्रणेता थे। ठीक है, पदार्थ के परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। चलो आपके ऑप्शंस हैं, ए रदरफोर्ड, बी है आवोगाद्रो, सी है बेकरेल, या फिर डी है डाल्टन। चलो सभी लोग बताओ कि पदार्थ के परमाणु के, है ना, पदार्थ के परमाणु के प्रणेता कौन थे। आपका ऑप्शन जो है जो भी आपको ऑप्शन सही लगता हो वो आप कमेंट बॉक्स में बताते चलो। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा डी डाल्टन। ठीक है, डाल्टन इसके परमाणु के पदार्थ के क्या थे, प्रणेता थे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। ठीक है, किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अब ये आपको बताना है कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ऑप्शन ए है 6, बी है 7, डी सी है 8, या फिर डी है 9। चलो ये भी काफ़ी सारे बच्चों को पता होगा। ठीक है, तो इनका आंसर काफ़ी सारे बच्चे सही आंसर भी दे रहे हैं कि किसी अक्रिय गैस में बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6, 7, 8 या फिर 9। चलो तो इसका जो सही जवाब होगा, ठीक है, इसका सही जवाब होगा सी यानी कि 8। अगर कोई इलेक्ट्रॉन मतलब कोई भी एटम है और वो अपने लास्ट ऑर्बिट में उस अपनी अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है तो ऐसे तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सी यानी कि 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया अल्फा कणों में क्या होता है। ठीक है, अल्फा कणों में क्या होता है। आपका ऑप्शन ए है 4 इकाई द्रव्यमान और 2 इकाई ऋणावेश, बी है 4 इकाई द्रव्यमान और 2 इकाई धनावेश, सी है 2 इकाई द्रव्यमान और 4 इकाई धनावेश, या फिर डी है 2 इकाई द्रव्यमान और 4 इकाई ऋणावेश। चलो अब यहाँ पर जो भी आपको ऑप्शन सही लगता हो अल्फा किरणों में क्या होता है। ठीक है, तो अल्फा किरणों में 4 इकाई द्रव्यमान और 2 इकाई धनावेश। ठीक है, 4 इकाई द्रव्यमान और 2 इकाई धनावेश होता है। आगे बढ़ते हैं। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। ए है परमाणु भार के, बी है परमाणु आयतन के, सी है परमाणु संख्या के, या डी है परमाणु घनत्व के। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। ए परमाणु भार, ठीक है, के, बी है परमाणु आयतन के, सी है परमाणु संख्या के, या फिर डी परमाणु घनत्व के। चलो भाई सभी लोग बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर ए सही होगा, परमाणु भार के। ऑप्शन ए जो होगा ये बिल्कुल सही होगा, परमाणु भार के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है। ए ऑप्शन ए H2S, ऑप्शन बी KMnO4, ऑप्शन सी KClO3, या ऑप्शन डी H2O2। तो इसका जवाब क्या होना चाहिए। निम्नलिखित में
कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों हैं? तो इसका सही जवाब होगा डी, H2O2। इसका सही जवाब होगा डी, H2O2। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड ASRB, कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए सन 1970 में, बी सन 1980 में, सी है सन 1975 में, या फिर डी सन 1973 में। इसका सही जवाब बताइए। ठीक है, कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा डी, सन 1973 में। कब होगा? 1973 में कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीकरण एवं अवकारक दोनों हैं? निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीकरण एवं अवकारक दोनों हैं? आपका ऑप्शन है CaOH का होल ट्वाइस प्लस 2HCl गिव्स CaCl2 प्लस 2H2O। ऑप्शन बी है CaO प्लस 2HCl गिव्स CaCl2 प्लस 2H2O। ऑप्शन सी है CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, या फिर ऑप्शन डी H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। इनमें से ऑक्सीकारक और अवकारक कौन से दोनों हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा ये होगा डी। ठीक है, ये देखो इनके दो मॉलिक्यूल है ना, तो H2 प्लस Cl2 ये हमें क्या देता है? 2HCl देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण दूध का रंग सफेद होता है? ठीक है, किस चीज के कारण दूध का रंग सफेद होता है? ऑप्शन ए है कैरोटीन, बी है रेनिन, सी है लैक्टोस, या डी है कैसीन। चलो, ये क्वेश्चन तो आपको पक्का पता होगा। निम्नलिखित में से किसके कारण दूध का रंग सफेद होता है? सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी कि कैसीन जो होगा ये इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है ये बताना है। ऑप्शन ए है मस्तिष्क के आधार पर, बी है गुर्दे के ऊपर, सी है गर्दन के नीचे, या फिर डी है यकृत के ऊपर। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए, मस्तिष्क के आधार पर। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के आधार पर। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से युग में ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों हैं? चलो ठीक है, निम्नलिखित में कौन से युग में ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों हैं? ए है Na और K, ऑप्शन बी है Ba और S, सी है Ca और Mg, या फिर डी है Fe और CO। ठीक है, चलो इसका जवाब क्या होगा? सभी लोग बताओ इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों हैं? चलो, तो इसका जवाब होगा बी। ठीक है, Ba और S। ठीक है, Ba और S होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ईस्ट एक एंजाइम स्रावित करता है जो किण्वन के लिए उत्तरदायी होता है, या एंजाइम है। ठीक है, अब ये बताना है कि ईस्ट जो है एक एंजाइम स्रावित करता है जो किण्वन के लिए उत्तरदायी होता है, तो वो कौन सा एंजाइम है? आपके ऑप्शन से ए इन्वर्टेज, बी है जाइमेज, सी है डिहाइड्रोजिन्स, या फिर डी है एल्डोलेज। चलो, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, ईस्ट के लिए ईस्ट एक एंजाइम स्रावित करता है किण्वन के लिए, वो कौन सा एंजाइम होता है? तो इसका सही जवाब होगा बी, जाइमेज। इसका सही जवाब कौन सा होगा? बी सही जवाब होगा इसका, जाइमेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है? पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है? ऑप्शन ए है भोजन संवहन पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक। ठीक है, मतलब भोजन का संवहन करना पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक, या फिर बी है श्वसन के लिए ऑक्सीजन का संवहन करना, या सी है अवशोषित लवणों का संवहन करना, या फिर डी है भोजन का निर्माण करना। पौधों में फ्लोएम का क्या काम है? सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, पौधों में फ्लोएम का क्या काम है? तो इसका काम यही होता है कि भोजन संवहन पत्तियों से पौधों को भोजन संवहन करना, मतलब पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक भोजन पहुंचाना, तो ये काम होता है फ्लोएम का। तो ऑप्शन ए जो होगा बच्चा ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डीएनए की खोज किसने की थी? ठीक है, डीएनए की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है प्रोफेसर खुराना, बी है प्रोफेसर चंद्रशेखर, सी है डाल्टन, या फिर डी है वॉटसन एंड क्रिक।
तो डीएनए की खोज किसने की थी, सभी लोग बताएंगे। डीएनए की खोज किसने की थी, तो डीएनए की खोज की थी डी ऑप्शन वाटसन एंड क्रिक ने। याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पक्का है कि एग्जाम में आपके आने के चांसेस 99% है। ठीक है, डीएनए की खोज किसने की थी, तो डीएनए की खोज की थी वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, वाटसन और क्रिक ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है रॉयल वाटर क्या है। ठीक है, रॉयल वाटर क्या है, ए है शराब, बी है एक्वारेजिया, या सी है HNO3, या फिर डी है H2SO4। ठीक है, तो रॉयल वाटर क्या है, सभी लोग बताएंगे रॉयल वाटर क्या है। तो रॉयल वाटर जो होता है वो होता है एक्वारेजिया, यानी कि बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, एक्वारेजिया ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर पढ़े हो, वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है यही बताना है। ए करंट, बी वोल्टेज, सी पावर, या फिर डी रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से, जैसे वोल्ट मीटर होता है ना हमारे घर में, तो उससे वोल्टेज नापते हैं, बिजली का वोल्टेज नापते हैं, तो यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी। ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी, ऑप्शन है ए हरमान बॉन्डी ने, या बी रदरफोर्ड ने, सी आइंस्टीन ने, या फिर डी कोपरनिकस ने। ठीक है, ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, ब्लैक होल, चलो भाई, तो ब्लैक होल की सबसे पहले जानकारी दी थी हरमान बॉन्डी ने, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। कौन किसने दी थी ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले जानकारी, हरमान बॉन्डी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है। आपके ऑप्शन है ए है पास्कल, बी है जेपी एकर्ट, सी है चार्ल्स बेबेज, या फिर डी है युकावा हिडेकी। चल, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही जवाब होगा जेपी एकर्ट ने, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। किसने दिया था, जेपी एकर्ट ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही जवाब होगा जेपी एकर्ट ने। चलो अगले क्वेश्चन पे आप आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, आकाशीय पिंडों का वेग ज्ञात करने में सहायक है। ठीक है, आकाशीय पिंडों को का जब वेग ज्ञात करना हो तो उसके लिए इसमें से कौन सा रूल है ना, कौन सा रूल है जो इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है डॉपलर प्रभाव, बी है रमन प्रभाव, सी है क्रॉम्पटन प्रभाव, या फिर डी है केपलर के नियम। चलो, आकाशीय पिंडों का वेग ज्ञात करने के सहायक, तो ये देखो यहाँ पर है ना, या अच्छा चलो पहले आप लोग ऑप्शन दे लो उसके बाद फिर बताते हैं। ठीक है, सब पहले आप लोग ऑप्शन दे दो, आकाशीय पिंडों का वेग ज्ञात करने के में इनमें कौन सा सहायक होता है। ए है डॉपलर प्रभाव, बी रमन प्रभाव, सी क्रॉम्पटन प्रभाव, या फिर डी है केपलर प्रभाव। तो देखो आप लोगों ने आंसर दे दिया ना, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सही जवाब होगा ए डॉपलर प्रभाव। ठीक है, डॉपलर प्रभाव जो है वो आकाशीय पिंडों का वेग ज्ञात करने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आनुवंशिकता का सिद्धांत निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने दिया था। आनुवंशिकता का सिद्धांत निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने दिया था। आपके ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड, बी है आर्किमिडीज, सी है मैक्स प्लैंक, या फिर डी है ग्रेगर मेंडल। ठीक है, आनुवंशिकता का सिद्धांत इन वैज्ञानिकों में से किसने दिया था, सभी लोग बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे। आनुवंशिकता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, तो आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का क्या कारण है। सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का क्या कारण है। आपके ऑप्शन है ए हाइड्रोजन का विखंडन होना, हीलियम का विखंडन होना, या हाइड्रोजन का फ्यूजन होना, या हीलियम का फ्यूजन होना। ठीक है, सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण क्या है, सभी लोग बताएंगे। ठीक है, सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण क्या है, तो इसका सही जवाब है सी हाइड्रोजन का फ्यूजन होना। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य से निरंतर ऊष्मा का प्रकाश मिलने का क्या कारण है, हाइड्रोजन का फ्यूजन होना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित में से ईंधन गैस कौन सी है, निम्नलिखित में से ईंधन कौन सी है।
तो आपके ऑप्शन है मस्टर्ड गैस, बी है मार्स गैस, सी है प्रोड्यूसर गैस या डी है फास्फीन। बताओ भाई इनमें से ईंधन गैस कौन सी है, फ्यूल गैस, इनमें से ईंधन गैस कौन सी है, सभी लोग बताओ इनमें से ईंधन गैस कौन सी है। तो इसका सही जवाब होगा सी, प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस जो है वो क्या कहलाती है, वो ईंधन गैस कहलाती है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित अक्रिय गैसों में से कौन सी वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, कौन सी गैस है जो वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आपके ऑप्शन से ए आर्गन, बी है क्रिप्टॉन, सी है हीलियम या फिर डी है नियॉन। चलो भाई, निम्नलिखित अक्रिय गैसों में कौन सी वायु में सर्वाधिक मात्रा में, मतलब वायु में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर, अगर सही जवाब ए ऑप्शन ए है आर्गन, बी है क्रिप्टॉन, सी है हीलियम या डी नियॉन। तो वायु में सबसे ज्यादा जो मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो है आर्गन। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, अक्रिय गैसों में। ठीक है, अक्रिय गैसों की बात हो रही है। निम्नलिखित अक्रिय गैसों में कौन सी वायु में सर्वाधिक मात्रा, मतलब अक्रिय गैस जो होते हैं उनमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। वैसे अक्रिय तो सब है, लेकिन इसमें कौन सा सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो है आर्गन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आता है वो है लाल सिंदूर का रासायनिक नाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाल सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, लाल सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। ए है लेड ऑक्साइड, बी है ट्राइमलम्बिक टेट्रा ऑक्साइड या सी है लेड परमैंगनेट या फिर डी है पोटेशियम नाइट्रेट। ए है लेड ऑक्साइड, सिंदूर का रासायनिक नाम बताना है। ए लेड ऑक्साइड, फिर है ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड, फिर सी है लेड परमैंगनेट या फिर डी है ऑप्शन आपका पोटेशियम नाइट्रेट। लाल सिंदूर का रासायनिक नाम। चलो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल सिंदूर का रासायनिक नाम। तो लाल सिंदूर का रासायनिक नाम ये बी होगा। ठीक है, ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड, बी ऑप्शन हमारा सही होगा, ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। क्लियर है बात इतनी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सोना का अयस्क निम्न में से कौन सा है। ठीक है, क्या कह रहा है, सोना का अयस्क निम्न में से कौन सा है। सोने के अयस्क के बारे में बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है स्पेलेराइट, बी है कैसिटेराइट, सी है कैल्वेराइट या फिर डी है विदेराइट। ठीक है, चलो सोने के अयस्क के बारे में बताना है आपको। सोने का इनमें से कौन सा सोने का अयस्क है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा बच्चा सी, सी जो होगा कैल्वेराइट, ये सोने का एक अयस्क है। कैल्वेराइट का किसका अयस्क है, सोने का अयस्क है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके ये 35 क्वेश्चन, आज के ये 35 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और ये बताइएगा कि 35 क्वेश्चन में अब तक आपके कितने क्वेश्चंस सही हो गए हैं। ठीक है, और कौन से क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आए हैं या जिनके बारे में आप नहीं जान पा रहे हो, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपको पढ़ लिया पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छी लगी है और इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। ठीक है बच्चा ना, तो रोज शाम को आपको ऐसी ही एक वीडियो 35 क्वेश्चन साइंस के आपको मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चा, तो चलो फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।